दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक दूसरे देश से भागकर आया व्यक्ति इल्लीगल हथियारों का सौदागर बनता है, जो व्यापारी को टपकाने के लिए उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। और जब वो रुकते हैं अपनी गन को रिलोड करने के लिए, तभी वो व्यापारी अपनी माउजर निकालता है और उन्हें पेल देता है। जो देखकर बच्चन को एहसास होता है कि यार, अगर चीचा के पास माउजर नहीं होती तो आज वो यही निपट जाता। मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस चला सकता हूँ, पर मुझे वो नहीं चलाना। अब से मैं यही बिजनेस करूंगा और आखिरी सच बेचूंगा, जो है मौत। मैं मौत बेचूंगा। पर ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं सड़कों पर चल रहे भंडारे में हलवा बेचने नहीं निकला था। काफी दिनों बाद बहुत सारी मशक्कत के बाद मैं एक डीलर से मिला जिसको मैंने ऊजी सब मशीन गन बेची। पहली बार गन बेचने का एहसास वैसा होता है जैसा पहली बार किसी लड़की की लेते वक्त होता है। आपको नहीं पता होता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। और जब तक आप कुछ समझ पाते हो तब तक आपका घोड़ा थूक फेंक चुका होता है। खैर, ये बिजनेस आइडिया बच्चन बिकाऊ अपने छोटे भाई को बताता है और वो भी इसमें घुसने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चन कहता है, चूतिए, अखबार भी पढ़ लिया कर, देख लोग रोज एक दूसरे को मारने में लगे हैं। पर अफसोस की बात तो ये है कि उन लोगों के पास मेरे हथियार नहीं है। भाई कहता है, फिर तू हथियार की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? वो कहता है, नहीं, यहाँ अमेरिका में मैकडोनल्ड से ज्यादा हथियार की दुकानें हैं जिनको मार्जिन के नाम पर झटका बाल भी नहीं मिलता। कमाई ना के बराबर होती है। जानता है असली कमाई कहाँ से होती है? युद्ध से, दो देशों की बड़ी बड़ी लड़ाइयों से। आगे से चाहता है, तब ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही पावर थी, पर अब उसके पास सब कुछ था। इसीलिए वो गुमनाम बनकर उसका फोटो शूट रखवाता है और जिस होटल में वो रुकती है उस पूरे होटल को खरीद लेता है, ताकि उन दोनों के बीच में कोई ना आ पाए। अब जैसा कि बच्चन को उम्मीद थी वो पट जाएगी, वो पट जाती है। पर अभी भी कसर बाकी थी जो पूरी कर देता है ये प्राइवेट जेट। पूछती है, बेबी आप धंधा क्या करते हो? जिस पर वो उसे वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग चपेक देता है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, जो ये घटिया सी बकवास सी दिखने वाली मॉडल मान भी जाती है। कुछ समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और फिर 2-3 साल चुटकियों में गुजर जाते हैं, जिसमें बच्चन बिकाऊ का अब तक एक बच्चा भी हो चुका है, जिसके पहली बार चलने की खुशी से ज्यादा बच्चन को रशिया के कोल्ड वॉर खत्म होने की खुशी थी। हालांकि सबको लगता था कि अब बच्चन बिकाऊ का धंधा कछुए के माफिक मंदा हो जाएगा, पर अजी मेरा घंटा, उसके दिमाग में अलग ही प्लान था। जिस प्लान को अंजाम देने के लिए वो फटाफट रशिया पहुंचता है और मेजर जनरल दिमित्री से मिलता है, जिसको वो पैसे का लालच देता है और उसे सरकारी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करता है। वैसे मजबूर तो नहीं करता, पैसे के लालच से ही काम बन जाता है, जिसमें वो 40,000 ऑन रिकॉर्ड AK-47 में से 10,000 AK-47 गायब करवा देता है। काफी सारे बड़े बड़े टैंक्स गायब करवा देता है। हैंड ग्रेनेड में हथियार बांट रहा हूँ, आ जाओ भेजड़े वालों, भंडारा चल रहा है AK-47 RPG रॉकेट लॉन्चर का, जिस पर देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पूरा प्लेन खाली हो जाता है और गाँव वाले भी वहां से गायब हो जाते हैं, वो अलग। थोड़ी देर बाद ऑफिसर रसगुल्ला वहां आता है, जिसको प्लेन में झटका बाल भी नहीं मिलता, तो वो समझ जाता है कि बच्चन ने एक बार फिर से उसका चूतिया काट दिया। खैर, बिना सबूतों के ऑफिसर रसगुल्ला उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकता था, पर 24 घंटों के लिए हिरासत में जरूर ले सकता था। जितने समय में बच्चन की डील रद्द हो जाती और जिस पार्टी को वो हथियार देने जा रहा था उस पार्टी के लोग बिना हथियार के मारे जाते। ऑफिसर रसगुल्ला बच्चन की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसे अपने साथ नहीं ले जाता, वहीं छोड़ जाता है कि कल आकर तुझे उठाऊंगा। कुछ समय बाद धीरे धीरे समय बीतता है, शाम हो जाती है, फिर शाम से रात होने लगती है और रात से सुबह हो जाती है, जिसमें वो गांव वाले मात्र 12 से 20 घंटे में उसके प्लेन के पुर्जे पुर्जे उखाड़ ले गए थे। ऑफिसर रसगुल्ला उसे लेने आता है और शहर में ले जाकर छोड़ देता है, जहाँ से बच्चन बिकाऊ सीधा अपने होटल में पहुँचता है, जहाँ बांगड़ सीमेंट पहले से मौजूद था, जो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। कहता है, मैं तुझसे मिलवाना चाहता हूँ चुन चुन वाला को। कहता है, नहीं, मैं नहीं मारूंगा। बांगड़ सीमेंट कहता है, मारेगा तो बेटा तू ही, और उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ से गोली चलवाता है कि सालो गोरो, तुम्हें अपना बदला तो लेना है, पर किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर। उधर ऑफिसर रसगुल्ला बच्चन की मॉडल वाइफ को पकड़ लेता है और उसे सब कुछ बता देता है, ये सोचकर कि वो उसकी मदद करेगी। पर अजी मेरा घंटा, वो कैसे मदद करेगी जब उसे आज तक यही लगता था कि बच्चन बिकाऊ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। कुछ दिन बाद बच्चन जब घर आता है तो वो उस पर भड़क पड़ती है और कहती है, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो ये सारा काला काम धंधा छोड़ दे, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें और नहीं चाहिए। बच्चन कहता है, मेरी जान, मेरी बुलबुल, पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि मुझे और कुछ नहीं आता, मैं इसमें बहुत ज्यादा
ज्यादा अच्छा हूँ। आगे 6 महीने गुजर जाते हैं जिसमें बच्चन अपने बच्चे और अपनी वाइफ के लिए बदल जाता है, एक जेंटलमैन बन जाता है। पर जैसा कि उसने कहा था उसे हथियार बेचने के अलावा और कुछ नहीं आता, तो वो एक एक करके सारे धंधों में फेल हो जाता है। एक दिन बांगड़ सीमेंट को अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ डील करने के लिए बुलाती है, जिनसे मिलने से पहले वो बच्चन बिकाऊ से मिलने आता है और कहता है भाई जब से तू गया है ना तब से लेकर अब तक तेरे जैसे हथियार बेचने वाला कोई नहीं आया, कम से कम तू मेरे लिए एक डील तो कर ही सकता है। जो कहकर वो उसे एक हीरे का बड़ा भारी भरकम टुकड़ा देता है और अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। जो हीरे का टुकड़ा बच्चन बिकाऊ को एक आखिरी डील करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसमें वो अपनी वाइफ से झूठ बोलता है और अपने कंटेनर से अफ्रीकन पासपोर्ट वगैरह लेकर बेखौफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वाइफ उसका पीछा कर रही है। जो उस कंटेनर के पास जाती है और ताले में अपने बेटे की जन्म तिथि वाला कॉम्बिनेशन डालकर उसे अनलॉक कर लेती है, जिस कंटेनर में उसे मिलते हैं बहुत सारे पासपोर्ट, बड़ी बड़ी बंदूक के पैसे वगैरह बहुत कुछ। उधर बच्चन बिकाऊ अपने भाई के साथ हथियार लेकर बांगड़ सीमेंट से मिलता है, कहता है मुझे मेरी पेमेंट दे और फटाफट यहाँ से रवाना कर। वो कहता है ये हथियार मेरे लिए नहीं है, मुझे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में मेरे आदमियों के पास भेजने हैं, इन्हें वहाँ पहुँचा दे और फिर तू जा सकता है, जो काम ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरा बेटा तेरे साथ जाएगा। आगे वो हथियार लेकर जल्द ही बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और डील जब फाइनल होने ही वाली थी तभी भी दया नहीं करते, जिस बात से उसकी आत्मा पिघल जाती है। तो वो अपने भाई से कहता है हम ये डील नहीं करेंगे। बच्चन कहता है भाई तेरी अकल क्या लोड़े चरने गई है, अगर हमने ये डील कैंसिल की तो ये लोग हमें मार देंगे और फ्री में हमारे हथियार ले लेंगे, और रही बात लोगों को मारने की तो हम लोगों को नहीं मारते, हम सिर्फ हथियार बेचते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के खरीदार को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। जो सुनकर छोटा भाई हथियारों से भरे ट्रक के पास जाता है और एक हथगोले वाला बॉक्स खोलता है, जिसको रोकने के लिए बांगड़ सीमेंट का बेटा आता है। तो वो उस पर हमला करके हथगोले को ट्रक में फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सारे हथियार जलकर खाक में मिल जाते हैं। छोटा भाई दूसरे वाले ट्रक को भी ब्लास्ट करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही अफ्रीकन उसको गोलियों से भून डालते हैं, जिन कालियों को बच्चन रोकना तो चाहता था पर नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर वो वैसा करता तो वो उसे भी कुत्ते की मौत मार देते। खैर भाई का अफसोस उसे खाए जा रहा था, पर फिर भी वो डील को फाइनल करता है। आगे वो अपने भाई के शरीर को किसी नीम हकीम के पास ले जाता है, जिससे वो सारी गोलियां निकलवाता है और एक नकली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाता है, ताकि वो अपने भाई को घर ले जा सके। लेकिन जब किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता पाड़ लेता है। उसी तरह से एयरपोर्ट पर जब स्कैनिंग होती है ना तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां सबसे पहली कॉल वो अपनी वाइफ को करता है, जो उससे कहती है अपनी घीण मरवाले बीहन के लिंड में तुझे छोड़कर जा चुकी हूँ। फिर वो अपने माँ बाप के पास कॉल करता है, जो उससे कहते हैं हमारे दोनों बेटे मर चुके हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं तुमसे। आगे उससे मिलने ऑफिसर रसगुल्ला आता है और कहता है बेटा अब तू नहीं बचेगा, हमारे पास एक पूरा का पूरा ट्रक भर के सबूत है तेरे खिलाफ, तू पूरे जीवन जेल में रहेगा, जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा, जो सारे सबूत हमें तेरी वाइफ ने दिए हैं। बच्चन पूछता है तुच्छ प्राणी तुझे क्या लगता है तू मुझे जेल भेज सकता है? नहीं, तेरी औकात ही नहीं। थोड़ी देर बाद यहाँ एक कॉल आएगी, तू हाजी पापा करके फोन उठाएगा और हाजी पापा करते हुए ही मुझे छोड़ देगा। मैं एक सेकंड भी जेल में या कोर्ट रूम में नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मैं उन लोगों को हथियार बेचता हूँ जो हमारे दुश्मनों के दुश्मन है, मतलब कि हमारे दोस्त हैं। तुझे क्या लगता है मैं गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता? मैंने बहुत बार इलीगल हथियार सप्लाई किए हैं अपनी सेना को, वो भी उस समय जब उन्हें उनकी जरूरत थी, जो हमारी गवर्नमेंट उन तक कभी नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि उन्हें परमिट की जरूरत पड़ती, और मैंने वो बिना परमिट के ही किया, इसीलिए गवर्नमेंट में मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है। तू कह सकता है कि मेरा गवर्नमेंट में सिक्का चलता है, नाम ही काफी है। देख ऑफिसर रसगुल्ला, तू मान सकता है कि मैं बुरा आदमी हूँ, पर मैं वो बुरा आदमी हूँ जिसकी जरूरत है। मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और होगा, पर कोई तो जरूर होगा। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर आता है और बच्चन बिकाऊ को रिहा कर दिया जाता है, जिस ऑफिसर को पैसे देने की बजाय बच्चन बिकाऊ उससे सूटकेस भर के पैसे लेता है और अपने धंधे में वापस उतर आता है, क्योंकि यार बेच रहा है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।